स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम चैप्टर नंबर 5 के सारे टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के लिए अलग प्लेलिस्ट है, एक्टिविटीज़ की एक्सप्लेनेशन और सैम्पल पेपर्स के लिए भी अलग प्लेलिस्ट है। साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे चैप्टर को इन वीडियोस में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी बुक में से पढ़ोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर पैराग्राफ के ऊपर जिस भी पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो हमने पहले ही कवर कर लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। देखो हमारे चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, और यही हमारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस हैं। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं कि सेल क्या होता है और फिर सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि क्यों सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज अ सेल। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि सेल क्या होता है। तो सेल की डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले एक बार सेल का ना मतलब समझ लेते हैं और सेल का मीनिंग आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा इस छोटे से एग्जाम्पल से। देखो आप जहां पर भी रहते हो उसके आसपास कभी ना कभी आपने ज़रूर कहीं ना कहीं पे किसी कंस्ट्रक्शन को होते हुए देखा होगा। जहां पर भी आप रहते हो उसके आसपास कभी ना कभी आपने किसी बड़े से घर को बनते हुए देखा होगा। तो जब कहीं पर भी कोई बड़ा सा घर बन रहा होता है, कोई भी हाउस अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो आपने देखा होगा ना कि उसके आसपास ना काफ़ी सारी ब्रिक्स पड़ी होती हैं। तो काफ़ी सारे ब्रिक्स को और सीमेंट्स को आपस में कंबाइन कर दो तो ऐसा करने से पहले वॉल्स बनती हैं, मतलब दीवारें बनती हैं। फिर काफ़ी सारी दीवारों को कंबाइन कर दो, साथ में सीलिंग और फ्लोर को भी ले लो, तो उनके कॉम्बिनेशन से एक बड़ा सा घर बन जाता है। तो ये कहना ठीक होगा ना कि घर चाहे जितना मर्जी बड़ा हो वो बना तो काफ़ी सारे ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से ही है। मतलब ये वाली जो ब्रिक्स है ना, दीज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ हाउस। कोई भी बड़ा सा घर है वो छोटी छोटी ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से ही बना हुआ है। जैसे ब्रिक्स पहले कंबाइन होंगी तो उनसे वॉल्स बन जाएंगी, दीवारें बन जाएंगी, फिर दीवारों के कॉम्बिनेशन से एक बड़ा सा घर बन जाएगा। तो ये बोलना ठीक होगा ना कि जो घर है वो काफ़ी सारी छोटी छोटी ब्रिक से मिलकर बना हुआ है। वैसे ही अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं, तो आपका आंसर ये होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सारे के सारे काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं। जो सेल्स हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल के अंदर ये होता है, सेल्स होते हैं ना, काफ़ी सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और उनके कॉम्बिनेशन से टिश्यूज बन जाते हैं। फिर टिश्यूज कंबाइन होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से ऑर्गन्स बन जाते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जो सेल्स हैं दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है। सेल्स कंबाइन होंगे तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन्स कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा और ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होंगे तो ऐसा करने से ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। हमारी बॉडी के अंदर ना 78 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स का एग्जाम्पल ये है जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, किडनीज हो गया। हमारी बॉडी में जो किडनीज होती है ना उनका काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स को अलग कर देना। हमारी बॉडी में लंग्स होते हैं ना, लंग्स की वजह से हम एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर पाते हैं। लंग्स का काम होता है एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर देना, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हार्ट का काम होता है ब्लड के फ्लो को मेंटेन करके रखना। और ब्रेन का काम तो आपको पता ही है,
जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं बाकी सारे ऑर्गन्स को और हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को ब्रेन के ही अलग अलग पार्ट्स कंट्रोल करते हैं। तो ये तो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए ना। हमारी बॉडी के अंदर 78 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं और कई टिश्यूज के कॉम्बिनेशन को भी अगर ऑर्गन की कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाए फिर तो हमारी बॉडी के अंदर 100 अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन से बनता था ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल ये है, जैसे हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमारी बॉडी में ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे जब आप सांस लेते हो ना तो सारी की सारी एयर आपकी बॉडी के अंदर जाती है। सांस लेते समय हमारी बॉडी में जो एयर एंटर करती है उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, अर्गन गैस भी होती है और भी काफ़ी सारी गैसेज होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है वो लंग्स होता है, साथ में और भी कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंबाइंड काम ये होता है एयर में से ऑक्सीजन को अलग कर लेना। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर ही रह जाती है। जब आप सांस छोड़ते हो, एक्सेल करते हो, तो बाकी सारी गैसेस हमारी बॉडी से बाहर चली जाती हैं। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी आप खाओगे ना वो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। जो भी आप खाना खाओगे उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम ये होता है, जो भी आप खाना खाओगे उसमें से न्यूट्रिएंट्स को अलग कर देना। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी एक ऑर्गन सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। फिर हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जो ब्लड है ना वो देखो आपकी पूरी की पूरी बॉडी में ना फ्लो करता रहता होता है और किसी भी मटेरियल को बॉडी के एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम का ही होता है। ये जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे ऑर्गन सिस्टम के, और काफ़ी सारी ऑर्गन सिस्टम्स को कंबाइन कर दो तो ऐसा करने से ऑर्गेनिज्म बन जाता है। हमारी बॉडी के अंदर ना 11 अलग अलग तरह के ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उन सबको कंबाइन कर दो तो ऐसा करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाता है। तो किसी बड़े से घर को देखकर ये कहना ठीक होगा ना कि ये जो बड़ा सा घर है ये काफ़ी सारे छोटी छोटी ब्रिक्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। मतलब ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ वेरी बिग हाउस। उसी तरह से ये कहना भी पूरी तरह से ठीक होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना वो काफ़ी सारे छोटे छोटे सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ह्यूमंस हो, एलिफेंट है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, जितनी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे अलग अलग तरह के सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही बने हुए हैं। तो अब हम सेल की डेफिनेशन पे आते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा पार्ट है ना वो होता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा पार्ट है दैट इज कॉल्ड सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। अब सेल्स बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ना अलग अलग तरह के सेल्स हैं। जो हार्ट के सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। जो लंग्स के सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। ब्रेन के सेल्स अलग होते हैं। किडनी अलग तरह के सेल्स से मिलकर बनी हुई है। किडनी का काम हार्ट के सेल्स नहीं कर सकते। हार्ट का जो फंक्शन है वो लंग्स के सेल्स नहीं कर सकते। लंग्स का काम ब्रेन के सेल्स नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग तरह के सेल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं, पर बने वो सेल से ही होते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। देयरफॉर सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। तो ये कहना पूरी तरह से ठीक होगा कि सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाई इज सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि चलो ये तो हमें समझ में आ गया कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन सेल को
फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? वाई इज सेल कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? चलो आंसर पे आते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज केपेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एक इकलौता सेल है ना, वो लाइफ का स्मॉलेस्ट फॉर्म है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। कई सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ एक ही सेल होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं ना, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। तो उनकी पूरी की पूरी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, फिर भी वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब जिंदा रह सकते हैं। और सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जितनी नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती है ना, जितने भी नेसेसरी प्रोसेसेस होती हैं, उन सारे फंक्शंस को, प्रोसेसेस को, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, मतलब खाना खाना ज़रूरी है। रेस्पिरेशन ज़रूरी है, मतलब सांस लेना ज़रूरी है। एक्सक्रीशन ज़रूरी है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से रिमूव करना ज़रूरी है। और ट्रांसपोर्टेशन भी ज़रूरी है, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड की मूवमेंट ज़रूरी है। और बाकी मटेरियल्स बिना ब्लड की हेल्प से ही बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड की और बाकी मटेरियल्स की मूवमेंट भी ज़रूरी है। तो जो अकेला सेल होता है ना, वो ये सारी की सारी प्रोसेसेस को परफॉर्म कर सकता है। न्यूट्रिशन भी होता है उसके अंदर, रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। अकेला सेल मतलब सेल सबसे ऐसा छोटा पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और बड़े आराम से सर्वाइव भी कर सकता है। और सर्वाइवल के लिए जितनी भी नेसेसरी फंक्शंस हैं, उन सारे फंक्शंस को प्रॉपरली परफॉर्म कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आंसर के अंदर आप ऐसे लिखोगे, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच इज केपेबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो एक सेल है वो लाइफ की सबसे छोटा ऐसा पार्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। इट कैन परफॉर्म ऑल फंक्शंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि खाना खाना, सांस लेना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में से रिमूव करना और बॉडी के अंदर ब्लड का मूव करना या बाकी मटेरियल्स का मूव करना, तो एक अकेला सेल ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन भी कर लेगा। क्योंकि एक सेल सारे नेसेसरी फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, इसलिए बोलते हैं कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज ऑफ दिस सेल इज कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो, यूनि का मतलब होता है वन और यूनिसेलुलर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर दो या फिर दो से ज़्यादा सेल्स होते हैं। अब दो से ज़्यादा जितने चाहे उतने हो सकते हैं। तो जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जिनकी बॉडी के अंदर टू या फिर मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा सेल्स हैं, उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आंसर में आप ऐसे लिखोगे, सम ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डू ऑल द थिंग्स नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल विद इन दैट वन सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है ना, और जिंदा रहने के लिए जितनी भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी नेसेसरी प्रोसेसेस होती हैं, वो सारी प्रोसेसेस उस सिर्फ एक सेल के अंदर ही कैरी आउट की जा रही होती है। हमारी बॉडी के अंदर
अलग अलग प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सारी की सारी एक्टिविटीज सिर्फ एक सेल के अंदर ही पूरे तरीके से परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ से मतलब बिना माइक्रोस्कोप के या किसी और इंस्ट्रूमेंट के इन्हें देख ही नहीं सकते हैं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। देखो जहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ है वहाँ पे मैंने ये फुल स्टॉप लगा रखा है ना। अगर आप एक ना ब्लैंक पेज लो, एक ब्लैंक पेज के ऊपर ना पेंसिल से एकदम हल्का सा टच करो, मतलब एकदम एक फुल स्टॉप लगाओ, बस ना हल्का सा टच करना है, ज़्यादा बड़ा फुल स्टॉप भी नहीं लगाना। फिर आप उस पेज को अपने फ्रेंड को दिखाओ और बोलो बताओ कहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है, तो हो सकता है कि वो ढूंढ लेगा। लेकिन आप फिर किसी और फ्रेंड को थोड़ा दूर से अगर दिखाओगे ना, तो वो देख ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं चल पाएगा। जितना हम देख सकते हैं ना, मतलब जितनी ज़्यादा छोटी चीज़ को हम देख सकते हैं, जो एक अकेला सेल होता है ना, वो उससे भी 5 टाइम्स ज़्यादा छोटा होता है। मतलब हमें जो सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ नज़र आ सकती है ह्यूमन आइज को, जो एक अकेला सेल होता है, वो उससे भी 5 टाइम्स या 5 से भी ज़्यादा टाइम्स छोटा होता है। 5 टाइम्स छोटे होने का मतलब है साइज को 5 से डिवाइड कर देना। तो इसलिए हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि उनका जो साइज है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। लेकिन आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़ी आसानी से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर। सबसे पहला एग्जाम्पल तो है अमीबा, उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ना बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, 5 लाख से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज होते हैं अर्थ के ऊपर, और उसमें से 24 तो ऐसे होते हैं जो हर जगह पर होते हैं, क्योंकि वो एयर के अंदर ही मिक्स होते हैं, घूम रहे होते हैं। उसके बाद मतलब अमीबा भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। जितनी भी तरह के बैक्टीरियाज हैं, हर तरह का बैक्टीरिया ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। और प्लैंकटन, प्लैंकटन भी काफ़ी तरह के होते हैं, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है। एक तरह के प्लैंकटन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, ये सी वाटर के अंदर या फ्रेश वाटर के अंदर या समुद्र के पानी के अंदर पाए जाते हैं। और इनकी खास बात यह है कि ये ना ऑक्सीजन जनरेट करते हैं, और हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी ऑक्सीजन है उसका 50% ऑक्सीजन इन्होंने ही जनरेट किया होता है, फाइटोप्लैंक्टन ने जनरेट किया होता है। हाफ ऑफ द ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्रोवाइडेड बाय फाइटोप्लैंक्टन, और बाकी का जो हाफ है, जो बाकी का 50% है, वो अर्थ के सरफेस के ऊपर जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। मतलब बड़े प्लांट्स नहीं, बाकी जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे साइज में छोटे हैं या फिर साइज में बड़े हैं, तो 50% ऑक्सीजन ये फाइटोप्लैंक्टन्स की वजह से है अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, और बाकी की जो 50% ऑक्सीजन है वो बाकी के प्लांट्स की और ट्रीज की वजह से है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर आपने एग्जांपल देना हो तो आप अमीबा लिख सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लैंकटन लिख सकते हो। अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 2 और मोर सेल्स। तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेल्स जिस भी ऑर्गेनिजम्स के पास हैं वो सारे मल्टी सेलुलर के अंदर ही आएंगे। दे कैन बी सीन विद नेकेड आई। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उन्हें आप नेकेड आई से देख सकते हो, मतलब उनके लिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमंस, ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स आर ऑल मल्टी सेलुलर। तो ह्यूमंस हो गए, बड़े बड़े ट्रीज हो गए, बर्ड्स हो गए, हर तरह के एनिमल्स हो गए, वो सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। देखो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर ना सेल्स से ही रिलेटेड है, चैप्टर का नाम ही सेल है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर कितने सेल्स होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 40 ट्रिलियन सेल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, उसके अंदर 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं।
40 ट्रिलियन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जाए, तो उसे बोलेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 13। और अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, नंबर की फॉर्म में लिखना है, तो पहले आप 4 को लिखोगे, फिर 4 के आगे आप 13 जीरोस लगाओगे, तो बनेगा 40 ट्रिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। और जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है ना, अकेले ब्रेन के अंदर ही 80 बिलियन सेल्स होते हैं। अब 80 बिलियन ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। अब मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और 1 मिलियन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो वो बनेगा 10 रेज टू पावर 6। मतलब आप 1 के आगे 6 जीरोस लगाओ तो वो 1 मिलियन के इक्वल होता है। अब 1 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंचने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। 1 बिलियन से 1 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए फिर से 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, और 1 बिलियन को अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो वो बनेगा 10 रेज टू पावर 9। अब 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। और 1 ट्रिलियन को अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना हो तो वो बनेगा 10 रेज टू पावर 12। तो मिलियन का मतलब 10 लाख, बिलियन का मतलब 100 करोड़, और ट्रिलियन का मतलब 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। अब हमारी ह्यूमन बॉडी पे आते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़, तो 40 ट्रिलियन का मतलब होगा 40 लाख करोड़। इतने ज़्यादा सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन के अंदर 80 बिलियन सेल्स होते हैं। 80 बिलियन को ऐसे करोड़ में अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो वो बनेगा 8000 करोड़, 8000 करोड़ सेल्स होते हैं सिर्फ हमारे ब्रेन के अंदर। तो 40 ट्रिलियन का मतलब होता है 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़। इतने सेल्स हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। और अगर सिर्फ ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर होते हैं 80 बिलियन सेल्स। 80 बिलियन को ऐसे करोड़ में कन्वर्ट करें तो वो होगा 8000 करोड़, मतलब 8000 करोड़। और कई बुक्स में लिखा होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर 80 नहीं, 80 से भी ज़्यादा, मतलब 100 बिलियन सेल्स होते हैं। जो ब्रेन के सेल्स होते हैं ना उन्हें न्यूरॉन्स बोला जाता है। तो न्यूरॉन्स हमारे सिलेबस के अंदर ही हैं, उसे भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे ब्रेन के अंदर होते तो 8000 करोड़ सेल्स हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि उसमें से हम यूज़ कितनों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। तो क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, हु डिस्कवर्ड। और क्वेश्चन के बी पार्ट में हाउ, मतलब कैसे डिस्कवर कर लिया। पहले तो किसने डिस्कवर किया, और दूसरा अगर डिस्कवर किया तो फिर कैसे डिस्कवर किया। चलो आंसर पे आते हैं। द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था, और कौन से साल में डिस्कवर किया था, 1665 के अंदर, मतलब काफ़ी टाइम पहले डिस्कवर किया था सेल को। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. जो रॉबर्ट हुक है ना, उन्होंने ना एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बना लिया था। देखो लेंसेज के बारे में ह्यूमंस को पता था, तो रॉबर्ट हुक ने अलग अलग तरह के लेंसेज को कंबाइन करके ना अपना खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बना लिया था। अब माइक्रोस्कोप क्या करता है, छोटे से छोटी चीज़ को भी ना बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके बड़ा करके दिखाता है। तो वो अलग अलग चीज़ों को अपने माइक्रोस्कोप में स्टडी करते रहते थे। तो एक बार उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जो कॉर्क होते हैं ना, कॉर्क के एक स्लाइस को रखा। तो कॉर्क को उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व किया तो उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो हनीकॉम्ब जैसा था। हनीकॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता। अब कॉर्क क्या होता है, पहले एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा इस पैराग्राफ पे आएंगे। देखो इस पैराग्राफ को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉर्क क्या होता है, और कॉर्क को समझने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि बार्क क्या होता है। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द ट्रंक एंड रूट्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड बार्क। देखो कोई भी बड़ा सा पेड़ है ना,
तो पेड़ का जो स्टेम होता है, जो ट्रंक होता है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, या फिर प्लांट के या किसी भी पेड़ के जो रूट्स होते हैं, उन रूट्स की भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है ना, उसे हम बोलते हैं बार्क। और ये जो कॉर्क है, कॉर्क बार्क का एक पार्ट होता है। जो बार्क है, जो प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो ना काफ़ी मोटी होती है। काफ़ी मोटी लेयर को बार्क बोलते हैं। अब बार्क काफ़ी अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। बार्क के अंदर एक छोटा पार्ट होता है, एक छोटी लेयर होती है, उसे कॉर्क बोला जाता है। तो कॉर्क ये होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री। देखो, जो बार्क है वो भी प्लांट की आउटर मोस्ट कवरिंग है। जो कॉर्क है वो बार्क की आउटर मोस्ट लेयर है। इट कंसिस्ट ऑफ गैग सेल्स। ये जो कॉर्क है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ गैग सेल्स होते हैं। जो बार्क होती है उसके अंदर गैग सेल्स भी होते हैं, लेकिन कुछ लिविंग सेल्स भी होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको कॉर्क और बार्क क्या होता है? सीधी सी बात है, बार्क तो वो होता है, पेड़ की जो आउटर लेयर होती है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसे बार्क बोलते हैं। अब उस आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें से एक पतली लेयर होती है, थोड़ी लचीली होती है, थोड़ी इलास्टिक होती है, उसे कॉर्क बोला जाता है। तो वो बार्क को नहीं, जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक बार्क को, पेड़ के आउटर मोस्ट कवर को लेके नहीं बैठे हुए थे। वो बार्क में से जो कॉर्क वाला पार्ट है, उसके स्लाइस को ऑब्जर्व कर रहे थे माइक्रोस्कोप के नीचे रख के। अब इस पैराग्राफ पे आने से पहले एक बार ये भी देख लेते हैं कि हनीकॉम्ब क्या होता है। अ स्ट्रक्चर मेड बाय बीज टू स्टोर हनी एंड एग्स। देखो, जो मधुमक्खियाँ होती है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसे बोलते हैं हनीकॉम्ब। और मधुमक्खियाँ वो बनाती हैं क्योंकि उसके अंदर उन्होंने शहद को रखना होता है और अपने एग्स को रखना होता है। और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कभी अगर आप उसे ध्यान से देखोगे ना, तो उसके अंदर आपको ना ऐसे छोटे छोटे अलग अलग पार्ट्स नजर आएंगे, जो कि हेक्सागन की शेप के अंदर होते हैं। हेक्सागोनल इन शेप होते हैं। हेक्सागन का मतलब ऐसी फिगर जिसकी ना 6 साइड्स होती हैं। ये देखो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6। ये वाली जो फिगर है, इसकी 6 साइड्स हैं। एक तो ये ऊपर वाली साइड होगी, एक ये नीचे वाली साइड्स होगी, 2 साइड्स ये रही और बाकी की 2 ये रही, टोटल 6 साइड्स होती हैं। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, कभी अगर आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो छोटी छोटी कैविटीज होती हैं, वो ऐसे हेक्सागन की शेप के अंदर होती हैं। और मधुमक्खी के छत्ते को बोलते हैं हनीकॉम्ब। अब रॉबर्ट हुक ने पहले तो कॉर्क को लिया, कॉर्क के एक स्लाइस को लिया। उस स्लाइस को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसका स्ट्रक्चर तो एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि ऐसे हेक्सागन की शेप के अंदर होते हैं, वैसे ही कॉर्क के स्लाइस को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा ना, तो उन्हें भी वैसे वैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नजर आए। और वो जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे, उनको फिर रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दे दिया। तो वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, रॉबर्ट हुक सॉ that the cork resembled the structure of a honeycomb. रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक स्लाइस को जब अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख के एग्जामिन किया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो कॉर्क है ना, वो एकदम मिलता है, रिजेंबल करता है हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर के साथ। अब हनीकॉम्ब में, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। वैसे ही कॉर्क के स्ट्रक्चर के अंदर भी काफ़ी सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स उनको नजर आए, और इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को फिर उन्होंने सेल का नाम दे दिया। अपने आंसर के नेक्स्ट पार्ट में आप ऐसे लिखोगे, रॉबर्ट हुक मेड दिस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। रॉबर्ट हुक ने ना अपना खुद का ही एक माइक्रोस्कोप बना लिया था। अलग अलग तरह के लेंसेज को कंबाइन करके उन्होंने खुद का ही अपना माइक्रोस्कोप अपने घर पे बना लिया था। उसी सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के नीचे जब उन्होंने कॉर्क के पीस को रखा, तब उन्होंने देखा था कि अरे, ये तो जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, एग्जैक्टली वैसा वैसा कुछ नजर आ रहा है। ही कॉल्ड द लिटल हेक्सागोनल बॉक्सेस इन दी हनीकॉम्ब सेल्स। तो वो जो मधुमक्खी के छत्ते के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस, लिटिल कंपार्टमेंट्स नजर आते थे ना, जो कि हेक्सागन की शेप के अंदर थे, उन हेक्सागन बॉक्सेस को उन्होंने सेल्स का नाम दे दिया।
तो यहां से सेल्स की स्टार्टिंग हुई थी, मतलब इस वर्ड की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कॉर्क सेल्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट हुक ने जो स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था ना अपने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने के लिए, तो वो जो कॉर्क होता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं या फिर नॉन लिविंग होते हैं। तो मैच्योर कॉर्क सेल्स आर नॉन लिविंग। कॉर्क के अंदर के जो सेल्स होते हैं ना वो सारे के सारे गेट सेल्स होते हैं, वो नॉन लिविंग होते हैं। और यहाँ पे मैच्योर कॉर्क सेल्स ये वाला वर्ड इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर तो सारे सेल्स लिविंग ही होते हैं। देखो हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर ज़्यादातर सेल्स लिविंग होते हैं, लेकिन जो हमारे नेल्स है ना उन्हें काटो तो दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जो सेल्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। हमारे जो बाल हैं उन्हें भी काटो तो दर्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर भी जो सेल्स होते हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ कुछ ही सेल्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, बाकी सारी की सारी बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स की बॉडी के अंदर आधे सेल्स लिविंग होते हैं, मतलब 50% सेल्स लिविंग होते हैं, और बाकी के जो 50% सेल्स हैं वो नॉन लिविंग होते हैं। प्लांट्स को देखो मूव तो करना नहीं होता, प्लांट्स एक ही जगह पे रहते हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ हैं वो भी एक ही जगह पे रहते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और जो सपोर्ट है वो डेड सेल्स भी प्रोवाइड कर सकते होते हैं, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर 50% सेल्स नॉन लिविंग मतलब डेड सेल्स होते हैं, बाकी के जो 50% सेल्स हैं वो लिविंग होते हैं। लेकिन प्लांट की बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं एक टाइम पर वो सारे लिविंग ही थे। कुछ टाइम पहले तो वो लिविंग ही थे, मैच्योर होने के बाद वो सेल्स अब नॉन लिविंग हो जाते हैं। जो प्लांट की स्टेम होती है ना उसके अंदर नए नए सेल्स जनरेट होते हैं, और धीरे धीरे वो बाहर की तरफ पुश होते रहते हैं। जैसे जैसे वो डेड होते रहते हैं तो वो बाहर की तरफ पुश होते रहते हैं। अब जो कॉर्क है वो तो आउटर लेयर्स के अंदर होती है ना, बार्क के अंदर होती है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते फिर वो सारे डेड हो जाते हैं, नॉन लिविंग सेल्स हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये वाली बात आपने समझनी है कि जितने भी नए सेल्स हैं ना वो सारे के सारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं, जो पुराने सेल्स होते हैं, उनसे ही पैदा होते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू ही प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर नए नए सेल्स पैदा होते रहते होते हैं। हमारी जो स्किन होती है ना और जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर तो हमेशा ही नए नए सेल्स सेल डिवीजन की प्रोसेस के थ्रू जनरेट हो रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है, डेड सेल्स कैन नॉट क्रिएट न्यू सेल्स। एक बार अगर कोई सेल डेड हो जाए ना तो उसके बाद फिर वो और नए सेल्स नहीं बना सकता। जो प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स होते हैं ना, लिविंग सेल्स ही और ज्यादा सेल्स बना सकते हैं। एक बार अगर कोई सेल डेड हो गया तो उसके बाद फिर वो नए सेल्स को क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। देखो सेल के ना काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और इस चैप्टर में धीरे धीरे हम सेल के सारे कंपोनेंट्स को ही डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी तो क्योंकि शुरुआत है ना, तो अभी आपसे पूछा जा रहा है कि सेल के जो 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके बारे में बताया जाए। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर, सेल के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट और मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें से फर्स्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकंड है साइटोप्लाज्म, और थर्ड है न्यूक्लियस। पहले देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है ना, जो आउटर लेयर होती है जो सेल को उसके आसपास की सराउंडिंग से अलग करती है, उस आउटर बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। सेकंड साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर एक ना जेल लाइक लिक्विड होता है, एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, उस लिक्विड को, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जो सेल होता है ना, सेल पूरा का पूरा अंदर भरा हुआ होता है एक तरह के लिक्विड से, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो लिक्विड है, जो जेल लाइक लिक्विड है या जो जेल लाइक फ्लूइड है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। सेल के अंदर एक ना स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोला जाता है। एक तो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है,
दूसरा लगभग सर्कुलर होता है, मतलब स्फेरिकल होता है, एग्जैक्ट सर्कल की शेप में नहीं होता, लगभग सर्कल की मतलब स्फीयर की शेप के अंदर होता है। और न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जितना जेनेटिक मटेरियल है वो भी सारा न्यूक्लियस के अंदर होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है ना, वो सेल का दिमाग होता है, वो सेल का ब्रेन होता है। सेल के अलग अलग पार्ट्स में किस किस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएंगी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही स्टोर होती है। तो सेल के जो तीन कंपोनेंट्स हैं, उनमें सबसे पहले तो है सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो सेल की आउटर लेयर होती है, वो सेल को आसपास की सराउंडिंग से अलग करती है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का लिक्विड जो होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और ये जेल की शेप के अंदर होता है, जेल लाइक होता है, थोड़ा सा ना थिक होता है। जैसे जो वाटर है वो भी लिक्विड है, लेकिन ये वाटर से थोड़ा सा गाढ़ा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है इसकी। उसके बाद था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल का ही पार्ट होता है, सेल के अंदर होता है, एक छोटा सा लगभग स्फीयर की शेप के अंदर होता है, और इसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए इसके अंदर होता है, सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ये हमारे सेल का ब्रेन होता है। सेल के अलग अलग पार्ट्स में किस तरह की एक्टिविटीज़, किस तरह की प्रोसेसेस की जाएंगी, उन सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। इसके अंदर ही सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। देखो, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ अ थिन फ्लेक्सिबल लेयर अराउंड द सेल। सेल के चारों तरफ ना एक पतली सी, काफ़ी ज़्यादा लचीली लेयर होती है, उस लेयर को ही हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के चारों तरफ सेल का जो आउटर कवर होता है ना, एक तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला होता है, थोड़ा सा लचीला होता है, इसी लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इट एक्ट्स एज अ बाउंड्री एंड सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। अभी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये बाउंड्री की तरह काम करती है। जैसे हमारे घर की भी एक बाउंड्री होती है ना, तो उसके अंदर आप हर चीज़ को तो आने नहीं देते, मतलब हर किसी को तो आने नहीं देते। कुछ लोग होते हैं जिनको आप अपने घर में आने देते हो, कुछ लोगों को नहीं आने देते। अब आपके घर के आगे से कोई भी जा रहा होगा, तो आप उन अंकल को रोक के ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर थोड़ी ले जाओगे। जिनको आप जानते होगे, पहचानते होगे, वो अगर आपके घर के अंदर आएंगे तो आप उनको अपने घर के अंदर आने के लिए अलाउ करोगे। वैसे ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये हर तरह के पार्टिकल्स को सेल के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती है। कुछ तरह के पार्टिकल्स को ये सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करती है, और कुछ तरह के पार्टिकल्स को ये सेल के अंदर आने के लिए अलाउ नहीं करती है। तो ये सेल को और बाकी की जो सराउंडिंग्स हैं उनके बीच में एक दीवार की तरह काम करती है। ये सेल को आसपास की सराउंडिंग से सेपरेट कर देती होती है। नेक्स्ट पे आते हैं साइटोप्लाज्म। द जेल लाइक लिक्विड और फ्लूइड दैट फिल्स अप द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखो, ये ना कुछ ऐसे सेल्स बना दिए हैं। अब देखो, सेल की ये जो आउटर बाउंड्री है, इसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। ये जो बीच में बना रखा है ना छोटा सा, ये हमारा न्यूक्लियस है। और इस सेल के बीच में ना एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक जेल लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है। उस जेल लाइक लिक्विड को, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सारे लिक्विड्स को ना फ्लूइड्स बोला जा सकता होता है। फ्लूइड्स के अंदर सारे लिक्विड्स भी आते हैं और सारी गैसेस भी आते हैं, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस इन दोनों के पास ना फ्लो करने की एबिलिटी होती है। तो जिसके पास भी फ्लो करने की एबिलिटी होती है उसे बोला जाता है फ्लूइड। तो सेल के अंदर जो एक जेल लाइक लिक्विड होता है, जो एक जेल लाइक फ्लूइड होता है, जो हर जगह पे भरा हुआ होता है, पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है, उस जेल लाइक लिक्विड को ही बोला जाता है साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, जो थर्ड मेन कंपोनेंट था ना, वो था न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बारे में आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज अ स्पेशल पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो, जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेल के अंदर ही होता है, तो वो सेल का ही एक पार्ट होता है। सेल के लगभग सेंटर के अंदर एक स्पेशल पार्ट प्रेजेंट होता है, और उस स्पेशल पार्ट को ही हम न्यूक्लियस बोलते हैं। इट इज स्मॉल एंड ऑलमोस्ट राउंड। एक तो ये छोटा होता है, ज़्यादा बड़े साइज का नहीं होता, और ये लगभग स्फीयर की शेप में होता है, मतलब राउंड होता है। इट इज द ब्रेन ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, वो सारी एक्टिविटीज को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। तो सेल के अंदर
जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है, क्योंकि उन सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो सेल है ना, उसका ब्रेन वो ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सेल के जो बाकी भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो, ये हमने सेल बनाया हुआ है और सेल के बीच में ये आपको नजर आया न्यूक्लियस। देखो, ये जो आउटर लेयर है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते थे। इसके बीच में जो लिक्विड होता है, जेल लाइक लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोलते थे। और ये हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस का भी ना एक आउटर लेयर होती है जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। यहाँ पे बीच में लिक्विड है ना, उसे हम बोल रहे हैं साइटोप्लाज्म। लेकिन वो लिक्विड इस न्यूक्लियस को टच नहीं करता, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक लेयर होती है। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को, उस आउटर लेयर को, न्यूक्लियस की आउटर लेयर को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो सेल की आउटर लेयर है ना, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक आउटर बाउंड्री होती है जिसे बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ आपको? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म वाला जो लिक्विड है वो न्यूक्लियस को टच नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर लेयर होती है, और उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द थिक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर भी एक जेल लाइक लिक्विड होता है, उसे साइटोप्लाज्म नहीं, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे जो लिक्विड है उसे बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। लेकिन ये जो छोटा सा न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर वाला जो लिक्विड होता है, जो फ्लूइड होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के आउटर कवर को बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियस के अंदर वाले लिक्विड को बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन ना। व्हाट आर ऑर्गेनेल्स? देखो, ORGAN, यहां तक तो ये बन गया ऑर्गन, और आगे एल्स मतलब ऑर्गेनेल्स। देखो, जो सेल होता है ना, सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के साथ साथ और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, और न्यूक्लियस के साथ जो आगे और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें प्रेजेंट होती है ना, हर एक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो जो सेल के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, उन सबको बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन थोड़ी है, सिर्फ हार्ट थोड़ी है, या सिर्फ लंग्स थोड़ी है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं ना, जिनका अलग अलग काम होता है। हार्ट का काम कुछ और होता है, लीवर का काम कुछ और है, किडनीज का काम कुछ और है। वैसे ही सेल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, और हर एक पार्ट का एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेल के अंदर वो जो स्पेशल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, वेरी स्मॉल स्पेशल पार्ट ऑफ अ सेल दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। सेल के अंदर के खास तरह के पार्ट्स होते हैं जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और हर एक पार्ट एक अलग तरह का स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जो सेल के ये अलग अलग तरह के पार्ट्स हैं ना, जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल का मतलब लिटिल ऑर्गन्स। जैसे हमारी बॉडी का साइज काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े साइज के ऑर्गन्स हैं। जो एक अकेला सेल होता है उसका साइज तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो उसके अंदर जो और भी ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन्हें बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स का मतलब लिटिल ऑर्गन्स। ह्यूमन बॉडी हैज़ वेरियस ऑर्गन्स दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सिमिलरली द सेल हैज़ लिटिल ऑर्गन्स दैट परफॉर्म स्पेशल फंक्शंस। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी है ना, जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं।
ठीक उसी तरह से सेल के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पेशल तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गन्स जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है इन्हें बोला जाता है ऑर्गेनेल। These special structures present inside the cell are called organelle। ये वाले जो खास तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सेल के स्पेशल पार्ट्स हैं, सेल के स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनेल। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो न्यूक्लियस है ना, वो भी एक ऑर्गेनेल ही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी ऑर्गेनेल का एग्जांपल है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम्स, ये सब ऑर्गेनेल के एग्जांपल्स हैं। न्यूक्लियस को तो अब आप जान गए हो ना, जो सेल का दिमाग होता है, सेल का जो ब्रेन होता है, वो होता है न्यूक्लियस। बाकी सब कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक नेटवर्क बना रखा होता है इसने, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता होता है। और भी फंक्शंस होते हैं, ये हमारे सिलेबस में ही है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमारे घर में किचन होती है ना, किचन के अंदर आपको फूड प्रिपेयर करके मिलेगा, उस फूड से फिर आपके पास एनर्जी आएगी। वैसे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के पैकेट्स बनाता है, ऐसे स्पेशल मॉलिक्यूल्स बनाता है जिनकी वजह से बाकी सारे ऑर्गेनेल को एनर्जी मिलती होती है। राइबोसोम्स, आपने प्रोटीन का नाम सुना है ना, जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन्स बनाते होते हैं। लाइसोसोम, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो जितना भी वेस्ट मटेरियल जनरेट होता है सेल के अंदर, उन सबको किस तरह से डिस्पोज करना है, उस एक्टिविटी को लाइसोसोम्स परफॉर्म करते होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट लिटिल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह की प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं सेल के अंदर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। अब हमने डिस्कस करना है कि ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। हमने साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को तो देख लिया था, अब एक और आ गया है, इसका नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जितना भी लिविंग पोर्शन है ना, उस सबको कंबाइन कर दो तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। देखो, जो लिविंग सेल्स होते हैं उनसे मिलकर ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं। जो सेल होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट होता है, और सेल के अंदर का जितना भी लिविंग पोर्शन है, जितना भी लिविंग पार्ट है, उसको कंबाइन अगर कर दिया जाए तो उससे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स ऑल द कंटेंट्स ऑफ द सेल। सेल के अंदर का जितना भी सामान है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही आता है। इट इंक्लूड्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल अदर ऑर्गेनेल्स। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ना सेल मेम्ब्रेन भी आती है, ये जो सेल की आउटर बाउंड्री है वो भी आती है। अंदर वाला जो जेल लाइक लिक्विड होता है जिसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं वो भी आता है। ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी आता है, और न्यूक्लियस के साथ जो बाकी सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो भी आते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन, अंदर का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और बाकी जितने ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको कंबाइन कर दो तो कंबाइंड फॉर्म में उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर के जितने भी कंटेंट्स हैं, जितना भी लिविंग पार्ट है, इकट्ठा कंबाइंड फॉर्म में उसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड था ना, उसे बोलते थे न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस पोर्शन के अंदर जो लिक्विड था उसे बोलते थे साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये दोनों प्रोटोप्लाज्म के अंदर आते हैं। ये दोनों ही प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट है। क्लियर? तो अंदर वाला सारा मटेरियल कंबाइंड फॉर्म में उसे बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। See you in the next video. All the best.